सर 2 लेक्चर्स होंगे आज हमारे। आपके यहाँ आज 2 लेक्चर्स ही होते हैं थैंक्स टू 12 से तकरीबन ये जाएंगे 1:30 और 2:30 तक जाएंगे। जूम पे। आपको पता है 40 मिनट्स लिमिट है, तो उसी हिसाब से लेक्चर में लेता हूँ। तो 40 मिनट्स के ये 2 लेक्चर्स होंगे और उसके बाद मुझे 1 सेकंड देना है यार। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट लेक्चर हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल फ्लोस और कार्नोट साइकिल पे कुछ बात की थी। जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फ्लो, सॉरी शायद मैंने कह दिया था प्रोसेस। प्रोसेस का जो लिंक है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से, अगर हम ओवरऑल बात करें रिवर्सिबिलिटी की, कि हम सराउंडिंग से जो जो इनपुट या सराउंडिंग को जो जो आउटपुट देकर एक प्रोसेस करेंगे, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हमने अपने सिस्टम को भी लेके जाना और सराउंडिंग को भी। हम लेट्स से वर्क इन करें तो उतना ही हम अगर वर्कआउट करके सिस्टम को अपनी इनिशियल स्टेट में वापस ले आते हैं तो इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के आपके पास कुछ लॉसेस ना हो। जब भी लॉस होगा ना तो आप सिस्टम को एक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में, लेट्स से अगर आप वर्क इन दे रहे हैं, इसको मैं कंप्रेस करने के अगर वर्क इन दूंगा और अगर लॉसेस हो जाएंगे तो जब ये वापस एक्सपेंड होगा तो मुझे उतना ही वर्कआउट नहीं देगा। यानी ओवरऑल जो सिस्टम और सराउंडिंग को देखा जाए, उनकी इंटरेक्शन देखी जाए, तो सिस्टम तो अपनी स्टेट में वापस आ गया पर सराउंडिंग नहीं आई, क्योंकि पहले मैंने सराउंडिंग से जो वर्क इन एक्सट्रैक्ट किया था मैंने उतना ही उसे वर्क वापस नहीं दिया सराउंडिंग को। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने सिस्टम प्लस सराउंडिंग ओवरऑल देख के बताना होता है कि क्या दोनों अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आए हैं। फिर हमने कार्नोट साइकिल की बात की थी। कार्नोट साइकिल इज इंटरनल एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी देखी थी। इंटरनल रिवर्सिबिलिटी इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ जस्ट द सिस्टम। इसमें आप सराउंडिंग को कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसमें भी अगर आपके पास लॉसेस वगैरह सिर्फ नहीं है तो ये इंटरनली रिवर्सिबल है। एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है? वो हीट ट्रांसफर से रिलेटेड है कि आपके पास किस टेम्परेचर डिफरेंस पे हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर ये दोनों टेम्परेचर सेम है और फिर हीट ट्रांसफर हो रहा है, विच इन आइडियल केस लेट्स से इट्स पॉसिबल कि बहुत हल्का स्लो हीट ट्रांसफर हो रहा हो, रियलिटी में ये नहीं हो सकता, तो वो एक्सटर्नली रिवर्सिबल भी है। अगर इसका टेम्परेचर सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट है तो हीट सिर्फ वन वे जा सकती है। हीट यूं जा रही है विदाउट एनी वर्क इनपुट या वर्क आउटपुट। फिलहाल इसमें अगर हम देखें, ठीक है, हम इससे कोई वर्क नहीं ले रहे जब हीट 30 से 20 में जा रही है, बट जब मैंने 20 से 30 में हीट को वापस लेके जाना है तो मुझे वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो जो एक प्रोसेस है उसका ऑपोजिट प्रोसेस उसका एग्जैक्टली वो नहीं है, कह लो मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, एक में वर्क इन 0 है, दूसरे में एक में वर्कआउट 0 है, दूसरे में वर्क इन देना पड़ रहा है। Hence, this is not an externally reversible process और ये totally reversible process भी नहीं है, ये सिर्फ internally reversible है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई फ्रिक्शनल लॉसेस वगैरह नहीं। फिर हमने कार्नोट साइकिल की बात की थी। इट इज एन आइडियल हीट इंजन, इस पे हम बेस करते हैं, जो बिल्कुल कह लो रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे चल रहा है। तो आज हम देखते हैं जरा कार्नोट साइकिल को। कार्नोट साइकिल is composed of 4 reversible processes. Each process is reversible. तो ओवरऑल साइकिल भी जो हमारे पास है वो रिवर्सिबल है। पहला हमारे पास है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम क्या करें, हम हीट दे रहे हैं और इसको एक्सपेंड होने दे रहे हैं। और आइसोथर्मल है यानी हम जितनी हीट दे रहे हैं
उसके साथ साथ हम इसे वर्क करने दे रहे हैं, इस तरह कि इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या होती है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर क्यू चेंज ना हो। क्यू चेंज ना हो, ये हाँ सिंपली पुट हम वो इंसुलेटेड है, हम क्यू ना इन कर रहे हैं ना आउट कर रहे हैं, हीट फ्लो नहीं करेगी। तो इंसुलेटेड सिस्टम है और उसमें आपने इसको एक्सपेंड किया है एडियाबैटिकली। जब एडियाबैटिकली चीज एक्सपेंड करेगी तो आपके ख्याल से उसका टेम्परेचर किस तरह चेंज होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा बिकॉज वो हीट तो ले नहीं सकती एनवायरनमेंट से। एग्जैक्टली आपके पास क्या है, Q माइनस वर्क इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब आपके पास, आप जब चीज कोई भी एक्सपेंड करती है तो सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करती है। आप वर्क कर रहे हो, आप हीट नहीं ले रहे, तो जो वर्क है वो एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी हो रहा है वर्क, ठीक है। तो आपकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम होने का क्या मतलब है? अगेन ये आइडियल गैस और हर चीज आइडियल है, तो स्ट्रिक्टली इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। इसलिए जब भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी तो आपके पास टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर आपके पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अगेन एवरी प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इसमें आप क्या करें, अब आप इसमें चीज को कंप्रेस करें। जब आप चीज को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की कोशिश करता है, बट आप क्या करें, साथ साथ हीट आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सिंक से साथ हीट एक्सचेंज कर रहे हैं टू मेक श्योर कि आपका टेम्परेचर चेंज ना हो, तो आपके पास आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी। एंड फाइनली यू हैव एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर किस तरह चेंज होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब ये जो वर्क है ये आप सिस्टम पे कर रहे हो, तो इट इज अ नेगेटिव वर्क। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी आपकी टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। वैसे भी आपको पता है वर्क कर रहे हो तो टोटल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि अगेन हीट इंटरेक्शन नहीं है। तो आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो टेम्परेचर है वो TL से TH इंक्रीज कर जाएगा। अगेन आप इस पॉइंट पे आ गए हैं, फिर ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो एक साइकिल है जो कि इन चार प्रोसेसेस से मिलके बना हुआ है, और इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? कार्नट साइकिल। इसको अगर हम PV डायग्राम पे देखें तो हमारे पास इस तरह का ये प्रोसेस बन रहा है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है 1 to 2। इसमें आपके पास आप देख सकते हैं प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। PV कर्व पे कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्सिस पे या कह लें ग्राफ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस कुछ इस तरह की होती है, जिस तरह आप ये देख सकते हैं 1 to 2 ये शो की है। ये आइसोथर्मल लाइन है, इस लाइन पे टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड दैट इज इक्वल टू TH, हायर टेम्परेचर। TH पे आपके पास चीज थी, आपने उसको आइसोथर्मली एक्सपेंड किया, फिर उसको एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया, ठीक है। अगेन जब एडियाबैटिकली आप एक्सपेंड करते हैं तो प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और आपके पास वॉल्यूम अगेन बढ़ रहा है और मजीद टेम्परेचर भी TH से TL हो गया। अब इसी तरह आपने आइसोथर्मली उसको कंप्रेस किया। जब आइसोथर्मली कंप्रेस किया तो कांस्टेंट टेम्परेचर रहा। ये अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है 3 to 4 व्हिच इज TL टेम्परेचर। और जब आप उसने उसको कंप्रेस किया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज्यादा हो गया। फिर आपने उसे एडियाबैटिकली कंप्रेस किया 4 to 1, ठीक है। इसमें आपका टेम्परेचर भी बढ़ गया, इसमें आपका प्रेशर भी बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। ये सारे प्रोसेसेस हमने PV कर्व पे देख लिए। PV डायग्राम में हमें पता है किसी भी कर्व के अंडर जो एरिया होता है वो क्या होता है? फॉर एन आइडियल प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस वर्क डन वर्क डन होता है।
तो अगर हम देखें इसको, इस फिगर को, पहले हम रेड कलर ले लेते हैं। 1 to 2 एंड 2 to 3 सिलेंडर या पिस्टन जो है वो एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो वर्क कर रहा है, यानी वो यूजफुल वर्क हमें मिल रहा है। अगर वो वर्क मैं ड्रॉ करूं तो वो 1 to 2 और 2 to 3 के नीचे जितना रीजन है ना, ये वर्क डन मुझे पिस्टन सराउंडिंग पे कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली ये वो वर्क डन है जो कि मुझे मिल रहा है, यूजफुल वर्क है ये। 3 to 4 और 4 to 1 मैं खुद गैस को कंप्रेस कर रहा हूं, यानी मैं वर्क इनपुट दे रहा हूं। तो जो इतना वर्क है ना जो मैं ब्लू में बना रहा हूं, ठीक है, जो 1 to 4 और 4 to 3 कर्व के नीचे वर्क है, ये वर्क इनपुट है जो कि मैं दे रहा हूं। ठीक है, रेड इज वर्क आउटपुट आई एम गेटिंग एंड ब्लू इज वर्क इनपुट आई एम गिविंग इन। तो ओवरऑल नेट वर्क आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, ये जो सिर्फ ये वाला रेड पार्ट रह गया। ठीक है, इसको अगर हम नेट से येलो कर दें, जो ये सारा वर्क है, ठीक है, जो कि एक्चुअली ये जो कर्व है पूरा, जो क्लोज लूप है, इसका जो एरिया है ना, दैट इज नेट वर्क आई एम गेटिंग। ठीक है, मजीद आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एडियाबैटिक प्रोसेसेस में जो वर्क इन और वर्क आउट की रिक्वायरमेंट है ना, वो तकरीबन सेम है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर सबको समझ आ गया कि वर्क नेट आउट हमारे पास एरिया अंडर एरिया एनक्लोज बाय दिस कर्व है। जो ये एरिया है ना रेड में, ये मेरे पास है वर्क इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ड्यूरिंग दिस एडियाबैटिक कंप्रेशन। जो ये ब्लू में है ना, दिस इज वर्क आउट ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू में एरिया और जो रेड में एरिया, इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस किस में है, जो मुझे वर्क आउटपुट मिल रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो कि 1 to 2 है, और जो मुझे वर्क इन देना पड़ रहा है फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन जो 3 to 4 कर्व के नीचे एरिया है। मेजर डिफरेंस ये है, और ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जिस प्रेशर पे मेरे पास वो वर्किंग फ्लूइड है, 1 to 2 में जो डेल्टा वी है और 3 to 4 में जो डेल्टा वी है वो सेम है तकरीबन। सही है, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। वैसे बेसिकली इट इज इंटीग्रल फॉर्म पी डीवी, बट डेल्टा वी दोनों केस में तकरीबन सेम है। तो मेजर डिफरेंस ये आ रहा है, जब गैस एक्सपेंड कर रही है तो वो हायर प्रेशर पे है, इस पे है, और जब मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूं तो वो इस प्रेशर पे है। अगर मैं उसी प्रेशर पे कंप्रेस करूं, लेट्स से ये मैंने एक्सपेंड किया, और अगर मैंने इसी प्रेशर पे से कंप्रेस कर दूं वापस, ये मैंने इसी प्रेशर पे कंप्रेस कर दिया, मेरा नेट वर्क आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है, कितना, जीरो। जीरो। क्योंकि आप देख सकते हैं जो ये मैंने कर्व बन रहा है ये एक ही लाइन है, इसके सेंटर में जो ये एरिया था एनक्लोज्ड एरिया, ये कोई भी नहीं है। वर्क नेट आउटपुट जीरो इसलिए जरूरी है कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो ये हायर प्रेशर पे हो, और जब मैंने इसको कंप्रेस करना होगा तो ये लोअर प्रेशर पे हो। इस वजह से हमें 2 to 3 और 3 to और जो 4 to 1 प्रोसेस है ना एडियाबैटिक, इनका मेजर मकसद ये है कि जब मैंने इसको एक्सपेंड किया तो मैं हायर प्रेशर पे हूं, और जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा आइसोथर्मली तो ये प्रोसेस की वजह से ये लोअर प्रेशर पे आ चुकी हुई हो। ठीक है, तो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू कैन से कि जो हमें ये ग्राफ देता है, क्योंकि हम सेम वॉल्यूम्स में प्ले कर रहे हैं। इट्स अबाउट प्रेशर कि ये इस केस में, ठीक है, हम अभी बात कर रहे हैं कार्नोट साइकिल फॉर अ क्लोज साइकिल सिस्टम। इसमें मैस इन आउट नहीं कर रहे, ये क्लोज सिस्टम है, तो उसमें हम हायर प्रेशर पे एक्सपेंड करेंगे और लोअर प्रेशर पे जब हम उसे कंप्रेस करेंगे तो नेट हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है।
ये हमने सारी बातें कर ली हैं। अगर कार्नोट साइकिल हीट इंजन है तो जो रिवर्स कार्नोट साइकिल होगा वो क्या होगा? जनरेटेड क्या होगा? सॉरी, हीट पंप। जनरेट जनरेटर? नहीं वेरी सॉरी हीट पंप सर। हाँ, हीट पंप आप कह सकते हैं, या रेफ्रिजरेशन साइकिल कह सकते हैं, या हीट पंप कह सकते हैं। ठीक है, कार्नोट साइकिल का हर प्रोसेस रिवर्सिबल है, यानी मैं हर प्रोसेस को उल्टी डायरेक्शन में चला सकता हूँ, और मेरे पास जो वैल्यूज होंगी क्यू इन क्यू आउट और वर्क की वही रहेगी, सिर्फ कह लो उनके शायद साइंस चेंज हो जाएंगे। वर्कआउट जहां मुझे मिल रहा था मुझे वर्क इन देना पड़ेगा, तो इस तरह का। तो उसको हम कह देते हैं कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। जिस तरह कहा, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन साइकिल का साइकिल वो सिमिलर ही रहता है। उसमें बस ये है कि हमारे पास एक में जो हीट पंप में हमारा जो सिस्टम इंपॉर्टेंट है जिसको हम हीट करना चाहते हैं वो यहाँ पे है, और रेफ्रिजरेशन में एक्चुअली हम चीज को कूल करना चाह रहे हैं, तो हम जिस चीज को कंसिडर कर रहे हैं वो यहाँ पे है। वरना थर्मोडायनेमिकली जो साइकिल है वो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का सेम है। ठीक है, उसी तरह ये प्रोसेस, पहले हम 1 to 4, 4 to 3, 3 to 2, 2 to 1 आ रहे थे। अब हम उसको ऑपोजिट चल रहे हैं, अब हम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 आ रहे हैं। पहले हम यहाँ पे क्यू इन दे रहे थे, अब हम यहाँ से क्यू आउट ले रहे हैं। पहले हम यहाँ से क्यू आउट कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्यू इन ले रहे हैं। अगर हम इसकी बात करें, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है, अगर हम उसको सिस्टम लें, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई कर दूं, हमारा जो कार्नोट साइकिल था वो यूं जा रहा था, उसकी डायरेक्शन यूं थी, यूं थी, यूं थी और यूं थी। यहाँ पे हम क्यू इन दे रहे थे और यहाँ से हम क्यू आउट ले रहे थे। ठीक है, इसको क्यू एल भी आप कह सकते हैं, हम क्यू एच भी कह सकते हैं। तो अब देख सकते हैं आप, और वर्क हमें नेट आउट मिल रहा था। अब क्योंकि ये दोनों कंप्रेशन प्रोसेसेस हैं, तो इसके नीचे जो वर्क होगा ना 3 to 4 और 4 to 1 के नीचे जो एरिया है, दैट इज नाउ वर्क इन, क्योंकि अब ये कंप्रेशन प्रोसेस है और ये दोनों एक्सपेंशन प्रोसेसेस हैं, तो इनके नीचे वर्क आउट है। तो अब जो एरिया इनक्लोज्ड है वो वर्क आउट नेट आउट नहीं है, दैट इज वर्क नेट इन। तो वर्क नेट आउट आपका वर्क नेट इन हो गया। ये हम हीट इन पहले करे थे, अब ये हीट आउट हो गया। अब ये पहले हम हीट आउट करे थे, ये हीट इन हो गई, और हमने ओवरऑल फ्लो डायरेक्शन भी ऑपोजिट कर दी। ये एडियाबैटिक कंप्रेशन थी, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन बन गई, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये आइसोथर्मल। तो हमने हर चीज को ऑपोजिट कर दिया। द कार्नट प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास दो कार्नट प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल हीट इंजन से कम होगी, प्रोवाइडेड दैट दे आर ऑपरेटिंग बिटवीन टू सेम रेजर्वॉयर्स। सेम रेजर्वॉयर का मेनली क्या मतलब है कि जो सोर्स और जो सिंक है उनका टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, मतलब सॉरी, सोर्स का टेम्परेचर सिंक से डिफरेंट है, बट जिन दो रेजर्वॉयर्स के दरमियान हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल साइकिल ऑपरेट कराएंगे, तो दोनों के केस में सोर्स का टेम्परेचर भी सेम हो, दोनों के केस में सिंक का टेम्परेचर सेम हो। रेजर्वॉयर्स का टेम्परेचर चेंज करके हम एफिशिएंसीज को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कार्नोट साइकिल की, तो आगे हम मजीद भी देखेंगे, एफिशिएंसी डिपेंड ही सिर्फ टेम्परेचर पे करती है। Efficiency of all reversible heat engines operating between the same two reservoirs. Again, इधर reservoirs का मतलब है कि उनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, are the same. Carnot cycle is one reversible heat engine. It is not the only reversible engine. ठीक है, आप और भी reversible heat engines जो कि थर्मो 2 में आप लोग पढ़ोगे, स्टर्लिंग इंजन होता है, एरिक्सन इंजन होता है। ये दो ऐसे इंजन हैं जो कि अगेन रिवर्सिबल हीट इंजन है, और उनमें जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कार्नोट साइकिल से डिफरेंट हो रहे हैं।
सो एज पर कार्नोट प्रिंसिपल्स, अब देखो इन सारों का जो सिंक है वो भी सेम टेम्परेचर पे है और जो सोर्स है वो भी सेम टेम्परेचर पे है। एज पर फर्स्ट प्रिंसिपल जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन से कम होनी चाहिए, जो कि ये लिखा हुआ है। और एज पर सेकंड प्रिंसिपल जो जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन हैं वो जिस मर्जी तरीके से उनके प्रोसेसेस जिस मर्जी तरीके से काम करें पर उनका जो उनकी जो एफिशिएंसी है वो सेम रहेगी और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी है और वो जरूरी नहीं है 100 हो, रादर के वो ऑलमोस्ट हमेशा 100 नहीं होगी ये वाली एफिशिएंसी भी। इसकी मजीद डिटेल आगे हम डिस्कस करेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, बट सर ये क्लियर कर दें कि इरिवर्सिबल का क्या मीनिंग है। मींस के हमने तो डिस्कस कर रहे थे अभी तक कि साइकिल तो जो है वो रिवर्सिबल है, तो हाँ, इरिवर्सिबिलिटी कहाँ से आ गई? कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल। अगर हम रियल साइकिल्स देखें जैसे गाड़ी का इंजन है, जहाज का इंजन है, इस तरह की जो रियल साइकिल्स है इनमें दोनों तरह की रिवर्सिबिलिटीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं एंड सेकेंडली इसमें जो टेम्परेचर, ये जो हमने ये बात की थी टेम्परेचर ट्रांसफर, ये ओवर फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस होता है हीट ट्रांसफर। इसमें जब हीट ट्रांसफर होगा तो वो अगर 20 पे हमने करवाना है तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रखना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे तो इसमें इस तरह के लॉसेस आते हैं एक्चुअल साइकिल्स में। कार्नोट साइकिल इज अ हाइपोथेटिकल साइकिल जिसमें ये लॉसेस नहीं है। ठीक है, अब हम फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल के प्रूफ को देखना चाहें। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रिवर्सिबल हीट इंजन है इसकी एफिशिएंसी रिवर्सिबल हीट इंजन से कम होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसी तरह इस पे भी वर्कआउट हो रहा है, इससे भी वर्कआउट हो रहा है, QH एंड QL। अब क्योंकि इसने ज्यादा वर्कआउट देना है एफिशिएंसी सिंपली वर्क आउट डिवाइडेड बाय Q in, इस केस में जो कि QH है। अब अगर एफिशिएंसी ज्यादा तो आप देख सकते हैं वर्क आउट भी ज्यादा होगा। अब इसका जो वर्कआउट है वर्क इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क रिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट है। QH हीट ये दोनों सेम ले रहे हैं। QH को अगर मैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूं, हायर एफिशिएंसी हो तो मेरे पास वर्क नेट जो वर्कआउट है वो भी ज्यादा हो जाएगा, यानी जो ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ वी नो दैट QH minus QL is equal to workout. सिंपल एनर्जी फर्स्ट जो आपके पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये सिंपल मैंने एनर्जी बैलेंस लगाया है। जितनी हीट आ रही है इस इंजन में या जितनी एनर्जी आ रही है उतनी एनर्जी इसमें से निकलेगी, तो विच मीन्स QH इज इक्वल टू वर्क आउट प्लस QL। अब क्योंकि इसका जो वर्क है वो इसके वर्क से ज्यादा है तो इसकी जो QL होगी वो इस QL से कम होगी। मेक सेंस? Because as per this equation we have QH is equal to work plus QL। ये अब दोनों केस में सेम है, इट्स अ कांस्टेंट। तो इस केस में अगर वर्क ज्यादा है तो QL कम होगा क्योंकि ये वैल्यू दोनों के केस में सेम है। तो और इसमें हमारी assumption यही है कि ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है ये रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट है। ये गलत assumption है, लेकिन हम प्रूफ करने के लिए कि ये गलत assumption है हम इसको पहले कहते हैं चलो लेट्स सपोज कि ये गलत assumption नहीं है। हम ये assumption लेंगे और हम देखेंगे इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे और हम देखेंगे कि वो रिजल्ट किसी लॉ को वायलेट कर रहे हैं, यानी हमारी assumption गलत है। तो अभी इनिशियली हमने assumption लिया है कि ये इससे ज्यादा एफिशिएंट।
सर एक दफा दोबारा बताइएगा कि एक्चुअली में क्या है और हमने क्या लिया था। असल में इरिवर्सिबल हीट इंजन रिवर्सिबल हीट इंजन से कम एफिशिएंट होता है। बिल्कुल। हम इसको डायरेक्टली प्रूव नहीं कर पा रहे, तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि लेट्स एज्यूम कि जो इरिवर्सिबल हीट इंजन है वो रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। हम इनिशियली ये एज्यूम कर रहे हैं और आगे हम देखते हैं इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। हम ये देखेंगे जो इससे रिजल्ट हमें मिल रहा है वो रिजल्ट एक लॉ को वायलेट कर रहा है। हैंस हमारी ये अजम्पशन कि ये हीट इंजन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है, हमारी ये अजम्पशन गलत है। ठीक है, तो हम अपनी जो हमने प्रूव करना है ना कि एक्चुअली इस हीट इंजन को इससे कम एफिशिएंट होना चाहिए, हम इसका ऑपोजिट एज्यूम करके चलेंगे और हम देखेंगे हमें गलत रिजल्ट मिल रहे हैं। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि हमारी अजम्पशन ही गलत थी और जो ये हीट इंजन है ये इससे ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। सिंपली तो जिस तरह मैथ में थ्योरम होता है सीधी बात प्रूव नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली, तो आप उसको देख लो कि उसको आप ऑपोजिट कर देते हो कि ऑपोजिट गलत है। अब हम इस हीट इंजन को, क्योंकि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ये QH की डायरेक्शन इसके बजाय ऑपोजिट हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। ये आप इसके साथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। इसमें सिंपली में 1 2 3 इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट करके ये नहीं कहूंगा कि इसको भी वर्क करना चाहिए, बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल। दिस इज रिवर्सिबल, तो इसको मैं अब रिवर्स कर दिया। इसको रिवर्स किया तो क्या हुआ है, QH पहले ये ले रहा था, अभी QH एग्जिट करवा रहा है। पहले QL एग्जिट कर रहा था, अभी QL हीट ले रहा है। पहले ये वर्क रेफ प्रोड्यूस कर रहा था, अब ये वर्क रेफ इन ले रहा है। ठीक है, ये कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वर्क रिवर्सिबल। ये वाला पार्ट अभी भी हीट इंजन की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो ये वाला हीट इंजन था, क्योंकि रिवर्सिबल था, इसको मैंने ऑपोजिट करके रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल या हीट पंप बना दिया। ठीक हो गया। अब जो ये वर्क इरिवर्सिबल दे रहा है, ये वर्क इरिवर्सिबल अगर मैं इस हीट इंजन को दे दूं, हीट इंजन कह रहा हूं सॉरी, रेफ्रिजरेशन साइकिल को दे दूं, तो मेरे पास ये पूरा एक सिस्टम बन गया, जिसको सिंप्लीफाई करके मैं एक ऐसा सिस्टम बना सकता हूं। कैसे, लेट्स सी। ये QH ले रहा है, अब मेरे पास जो सिस्टम है ना ये पूरा है, दिस इज माय सिस्टम नाउ। सॉरी दूसरा नाम। अब जो मेरा सिस्टम है ना वो ये है। एक्चुअली इसको भी बेहतर मैं बना दूं बस। ये जो हीट ट्रांसफर वगैरह इनको हम आउटसाइड ही रखते हैं। दिस इज माय सिस्टम। अब QH ये यहां से एंटर हो रही है और QH यहां से लीव कर रही है, तो बेसिकली इसका कोई रोल नहीं है। QL यहां से एंटर हो रही है और QL यहां से हम लीव करवा रहे हैं, इरिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। अब क्योंकि QL इरिवर्सिबल कम है, ये हीट इस हीट से कम है, तो एक्चुअली हम हीट इन ले रहे हैं इक्वल टू QL रिवर्सिबल माइनस QL इरिवर्सिबल। ये हीट ज्यादा है, ये हीट कम है, तो नेट हम हीट इन ले रहे हैं इतनी। वर्क देख लेते हैं। अब हमारे सिस्टम में ये वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वर्क इरिवर्सिबल। हम सराउंडिंग में देना चाह रहे हैं वर्क इरिवर्सिबल। सराउंडिंग से हम वर्क कितना ले रहे हैं, वर्क रिवर्सिबल। क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, तो वर्क इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन वर्क रिवर्सिबल। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, वर्क इरिवर्सिबल माइनस वर्क रिवर्सिबल हम सराउंडिंग में दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये जो अब हमारे पास ये ओवरऑल सेटअप है, शुड इट वर्क? नो सर। अगेन ये आपके पास केल्विन स्टेटमेंट को ये वायलेट कर रहा है कि हम एक रिजर्वॉयर से हीट ले रहे हैं
और हम नेट वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू वर्क इरिवर्सिबल माइनस वर्क रिवर्सिबल। हेंस प्रूव्ड कि हमारी ये अजम्पशन कि ये वाला सिस्टम इससे ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है वो गलत है, क्योंकि इसकी बेसिस पे हम एक ओवरऑल ऐसा सेटअप बना सकते हैं जो एक रिजर्वॉयर से हीट ले और वो वर्क प्रोड्यूस कर दे। और ये केल्विन स्टेटमेंट को, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये एक लॉ को वायलेट कर रहे हैं। हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल कि ये इससे ज्यादा हो और वर्क रिवर्सिबल से ज्यादा हो। तो इधर हमने अपने फर्स्ट कार्नोट प्रिंसिपल प्रूफ किया है। सेकंड कार्नोट प्रिंसिपल जो है हमारे पास, वो ये कहता है कि जो ये एक रिवर्सिबल सिस्टम ये है और एक रिवर्सिबल सिस्टम ये है, हीट इंजन, इन दोनों की एफिशिएंसी सेम होनी चाहिए। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं दोनों की एफिशिएंसी, इसमें हम वही अज्यूम करते हैं कि दोनों की एफिशिएंसी लेट्स से सेम नहीं है। इसकी एफिशिएंसी N1 is greater than Na, सॉरी ये A सिस्टम है, eta A is greater than eta B। अब मैं ये अज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं गलत किस तरह प्रूव कर सकता हूं? इसकी एफिशिएंसी से ज्यादा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल वही केस बन गया जो हमने पिछला केस देखा था। उसमें क्या था, इधर इरिवर्सिबल हीट इंजन था और उसकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा थी। अब इसमें हम ये कह रहे हैं इस हीट इंजन की एफिशिएंसी इससे ज्यादा है। अब क्योंकि ये रिवर्सिबल है, इसको मैं हीट इंजन के बजाय रेफ्रिजरेशन साइकिल में कन्वर्ट करूंगा और हेंस मैं इसमें भी एक ऐसा सिस्टम बना लूंगा जो एक रिजर्वॉयर से हीट लेके वर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा, जिस तरह हमने इस केस में किया था। ठीक है, तो हेंस मैं इसमें प्रूफ कर सकता हूं अगर इसकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा है या इसकी एफिशिएंसी इससे ज्यादा है, दूसरे वाले को मैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में कन्वर्ट करूंगा और ओवरऑल मैं कैसा सिस्टम बना लूंगा जो केल्विन स्टेटमेंट को वायलेट कर रहा होगा। हेंस मेरी ये अजम्पशन गलत हो जाएगी कि दो रिवर्सिबल हीट इंजन्स की एफिशिएंसी डिफरेंट हो सकती है। तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड कार्नोट प्रिंसिपल यूं हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा जी, क्या क्या हमारा रह गया? थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। ठीक है, जैसे आपने सेकंड की लाइट में प्रूव किया, ये आपने जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया था इसे, तो आपने फर्स्ट लॉ की बेसिस पे आपने हमें समझाया था। उस बेसिस पे भी तो ये चीजें प्रूव हो सकती है या नहीं हो सकती? बिकॉज इरिवर्सिबल के केस में जो इरिवर्सिबल के केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस हो रही है, वो फर्स्ट लॉ के मुताबिक तो हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट लॉ जो चीज को नहीं समझ सकता ना, वो इस चीज को समझ नहीं सकता कि जो रिवर्सिबल, क्योंकि अगर मैं इसका फर्स्ट लॉ एनालिसिस करूं ना, तो वो मुझे ये बताएगा कि रिवर्सिबल हीट इंजन 100 की एफिशिएंसी 100% है और इरिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो लेस देन 100% है। वो तुम्हारी बात ठीक है कि हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी आगे बात है ना कि एक्चुअली रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं है, वो बात फर्स्ट लॉ नहीं करता। बट हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, जहां तक फर्स्ट एंड सेकंड कार्नोट प्रिंसिपल की बात है वो हम फर्स्ट लॉ से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम, आप देखो कार्नोट प्रिंसिपल एक्चुअली फर्स्ट लॉ को कहने को तो वॉयलेट कर रहा है, मतलब वॉयलेट नहीं कर रहा एक्चुअली, क्योंकि वो लेकिन वो क्यूएल को मैंडेटरी बना रहा है और वो हमें ये बता रहा है कि फर्स्ट लॉ अगर कहते हैं ना कि ये एफिशिएंसी 100% हो सकती है, तो कार्नोट प्रिंसिपल भी हमें एसेंस यही बता रहा है कि वो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। तो इसलिए हमने कार्नोट प्रिंसिपल्स को प्रूव करने के लिए भी सेकंड लॉ की ही मदद ली है, क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट लॉ की डोमेन से हट चुके हैं, ऑलरेडी हम 100% एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहे। बट अगर हम वापस फर्स्ट लॉ पे जाएं तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एज पर फर्स्ट लॉ ये 100% एफिशिएंट होना चाहिए और जो ये है ये लेस देन 100% एफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, इसके 3 मिनट रह गए, ये मैं मीटिंग ऐड कर रहा हूं क्योंकि अब हमने
जो अगला टॉपिक स्टार्ट करना है वो हम नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं इस मीटिंग को रीस्टार्ट करता हूँ।